हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां आप लोग मज़े में कर रहे होंगे। आज देखिए हमारी 11वीं क्लास मैथ का ये सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोग समुच्चय के बारे में बात कर चुके हैं। समुच्चय क्या होता है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू उन बातों को अच्छे से समझा था। बहुत अच्छे से वहाँ पर हमने समुच्चय को समझाया है, ठीक है ना। और आशा करते हैं आप लोगों को वहाँ पे समुच्चय अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हमारी ये सेकंड क्लास है। आज हम लोग बात करेंगे समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, मतलब समुच्चय को लिखने के जो तरीके हैं, समुच्चय को लिखने के जो तरीके हैं हम उनकी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। समुच्चय को किस तरीके से लिखा जाना है या किस तरीके से लिखा जाता है, कितने मेथड है उसको लिखने के, उन सभी की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। और इससे रिलेटिव हमारे 1.1 में क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। उसमें किसी एक मेथड में देगा, दूसरा मेथड में आंसर पूछेगा, दूसरे मेथड में देगा, पहले मेथड में पूछेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 1.1 में आपके क्वेश्चन काफ़ी दिए हुए हैं। क्लियर है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, समुच्चय को निरूपित करने की जो विधियां हैं, मतलब समुच्चय को लिखने की जो विधियां हैं वो हमारे पास दो हैं, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। एक विधि है हमारी रोस्टर विधि, रोस्टर विधि इसी को कहते हैं दूसरे नाम में या तालिका विधि, ठीक। रोस्टर रूप हो सकता है या रोस्टर विधि हो सकता है, बात एक ही है। रोस्टर रूप या रोस्टर विधि, तालिका रूप या तालिका विधि, इस तरीके से। या फिर एक नाम से और जानते हैं इसी को हम लोग सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। चलो मैं रूप ही लिख लेता हूं यहां पे, रोस्टर रूप, तालिका रूप या फिर सारणीबद्ध रूप, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, रोस्टर को तो रोस्टर ही कहते हैं इंग्लिश में, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। और इन दोनों को बोलते हैं हम लोग टेबुलर, टेबुलर फॉर्म या फिर टेबुलर मेथड, ठीक है। तालिका रूप की बात करो तो टेबुलर फॉर्म, और तालिका विधि की बात करोगे तो टेबुलर मेथड, ठीक है। तो दोनों का इंग्लिश में सेम मतलब सेम स्पेलिंग है दोनों की, दोनों को हम टेबुलर से ही कहते हैं, ठीक है। तो एक विधि हमारी हो गई जो रोस्टर रूप के नाम से जानी जाती है, या फिर तालिका रूप या फिर सारणीबद्ध रूप। आपके क्वेश्चन में इन तीनों रूप में से कोई सा भी रूप वहां पर लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो मेथड है हमारा, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेथड को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये मेथड तो हमारा आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन जो कहानी हमारी रहेगी वो इस मेथड पे रहेगी, ठीक है। ये मेथड आपको अच्छे से समझना है इस चैप्टर में काम करने के लिए और अपने सेकंड चैप्टर में काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा 12th क्लास मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध है वो फलन, उसमें आपका समुच्चय निर्माण रूप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ऐसा मान चलिएगा लगभग 90% क्वेश्चनों में हमारा यही समुच्चय निर्माण रूप काम में आएगा, ठीक है। आपके कुछ 8 से 10% क्वेश्चनों में आपका रोस्टर रूप भी वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी विधि है बहुत आसान विधि है, ये बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आसान है लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आपका तालिका रूप है। सॉरी, इतना आसान नहीं है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अपने रोस्टर रूप की, इसी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए डियर स्टूडेंट, हमारा पहला मेथड है रोस्टर रूप या फिर तालिका रूप या फिर सारणीबद्ध रूप। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को, ये बात इंपॉर्टेंट है, सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक, जो कि आप देख रहे हैं ये मंझले कोष्ठक का प्रतीक होता है, ये मंझला कोष्ठक है, इसके अंदर अर्धविराम यानी कि कॉमा द्वारा पृथक करके लिखा जाता है। ठीक है, अब इस बात को हम एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, अब इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 5। तो इस समुच्चय के जो सभी अवयव हैं वो केवल 5 हैं। इन 5 अवयवों को आपको मंझले कोष्ठक के अंदर लिखना है, इस तरह से। इस तरह से आपको ये कोष्ठक बनाना होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा मंझला कोष्ठक होता है, इसके अंदर इसके अवयव लिखे जाते। सॉरी, देखो अवयव का मतलब है, इसकी बात ही कर लेते हैं। देखो समुच्चय के अंदर जो संख्याएं आएंगी या जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आएंगे या कोई नाम आएंगे, ठीक है ना, किसी लेखकों के नाम हो सकते हैं या फिर जानवरों के नाम हो सकते हैं, किताबों के नाम हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी किसी समीकरण के हल हो सकते हैं, तो वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, इस बात को कि जो समुच्चय, जो आपकी वस्तु है ना, हमने कहा था ना वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो वो जो वस्तुएं हमने वहां पे इस्तेमाल किया था, उन्हीं वस्तुओं को हम कहते हैं समुच्चय के अवयव। अब धीरे धीरे आप इस बात को यहां पर समझ जाएंगे, मैं थोड़ा सा पहले बता दिया तो आपको ये बात क्लियर रहे। तो इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। अब इन सभी को मैंने क्या करा है, मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा है और सभी के बीच में कोमा लगाया है। सभी के बीच में क्या है? कोमा लगाया गया है। तो इसके अंदर जितने भी अवयव लिखे जाएंगे उन सभी के बीच में कोमा लगाया जाता है। क्लियर है? चलिए, और दूसरी बात, इस रोस्टर रूप के अंदर क्या होता है, जो भी आपका समुच्चय है उस समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को यहां पे दिखाया जाता है। ठीक है ना, जितने भी उस समुच्चय के अवयव होंगे उन सभी अवयवों को यहां पे लिखा जाता है कोमा लगाकर। कोमा लगाकर उन सभी को हम लिखते हैं। बस यही है इस, और इसमें कुछ नहीं है, बस यही है, इसी को बोलते हैं हम लोग रोस्टर रूप। मतलब समुच्चय में जितने भी अवयव हो उन्हें कोमा लगा लिखो और मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दो। तो ये जो लिखने का रूप है समुच्चय को, ये लिखने का तरीका है, ये जो तरीका है समुच्चय को लिखने का, इसी को हम बोलते हैं रोस्टर रूप। दैट्स इट। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ पे लगे हाथ आपको बता दूं, जो भी हमारा समुच्चय होता है, समुच्चय को हम नाम देते हैं। समुच्चय के देते हैं हम लोग, नाम देते हैं, और नाम में हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये अभी आपका समुच्चय है, इस समुच्चय को अगर मुझे नाम देना हो तो मैं नाम दे सकता हूं, इस समुच्चय को ए नाम दे सकता हूं, बी नाम दे सकता हूं, सी, डी, ई, एफ, कुछ भी। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से मैं किसी भी अक्षर के द्वारा इस समुच्चय को दिखा सकता हूं, इस समुच्चय का नामकरण कर सकता हूं। बस शर्त यह है, वो जो आपका लेटर है वो आपका कैपिटल लेटर रहेगा, यानी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो आप एक बात जानते हैं, मैं यहाँ पे इसको ए से भी दिखा सकता हूँ, बी से भी, सी से भी, बट मैं यहाँ पे थोड़ा अलग दिखाऊंगा क्योंकि स्वरों को इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल। तो बी से स्टार्ट होता है, तो हम इसी से इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कैपिटल बी। वो इस तरीके से बराबर लगाया जाता है, इस तरीके से। क्लियर है? बस इतनी सी बात है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 15 से कम सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या आ रहा है इसके अंदर? संख्याओं का समुच्चय है, और संख्याएं कैसी हैं आपकी? प्राकृत हैं और कैसी हैं? सम हैं। यानी कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो वस्तुओं गिनने में काम में आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन।
ठीक है, बट आपको उसमें भी क्या लेनी है, सम लेनी है। जैसे कि आपका 2 4 6 8 10 12 14, तो 2 4 6 8 10 12 14, और इन सभी को मंझले कोष्टक में बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि 14 तक क्यों गया हूं, क्योंकि हमें 15 से कम की बात करनी है, 15 से ऊपर नहीं जाना है। तो 2 से स्टार्ट करा और 14 तक हम चले गए। तो हमने इसका भी पालन किया, सम का भी पालन किया, और प्राकृत का भी पालन हमने यहाँ पे किया। अब इस समुच्चय को मैं नाम दे रहा हूं, कुछ भी दे दो आप नाम, मैं इसको इस समय ए दे रहा हूं। ए बराबर करके लिखा जाता है इस तरीके से। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो भी समुच्चय है उस समुच्चय के जो अवयव हैं उन सभी को कॉमा लगा लगा कर लिखा जाता है, और जितने भी उसके अवयव होते हैं सभी को यहाँ पे दिखाया जाता है। कोई भी अवयव को आप छिपा नहीं सकते, सभी जितने भी उसके अवयव होंगे उन सभी अवयवों को लिखा जाएगा कॉमा लगा लगा कर, और उन सभी को हम मंझले कोष्टक के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, समुच्चय को हम जब नाम देते हैं तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा दिखाया जाता है, उसका नाम दिया जाता है उसका। या ऐसे बोल सकते हैं, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से समुच्चय को निरूपित करते हैं हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। ये समीकरण है x बराबर 36 के हलों का समुच्चय। तो आप समीकरण को सोल्व करेंगे तो आपके दो मान आएंगे यहाँ पे, एक +6 आएगा और एक -6 आएगा। तो इसके दो ही अवयव हैं, दोनों का कॉमा लगाया और मंझले कोष्टक के अंदर बंद कर दिया, और इसको नाम दे दिया मैंने v। ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। धन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। धन मतलब प्लस की होनी चाहिए, और क्या क्या होगा आपके प्राकृत। अब वैसे तो यहाँ पे धन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं हमारी वो प्लस की ही होती हैं। ठीक है, तो धन यहाँ पे लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब देखो यहाँ भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था, बस वहां पे कंडीशन थी 2, प्राकृत संख्या तो हो लेकिन वो सम हो और साथ में 15 से कम हो। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना तो सम विषम की कोई बात है और ना ही आपका 15 से कम या 20 से कम, किसी संख्या से कम या ज्यादा की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिट जाएंगे भाई ये संख्या है तो खत्म होने वाली है ही नहीं अब, जो कि लिमिट ही नहीं लगाई हमने यहाँ पे कहाँ तक जाना है, तो भाई अनंत तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। संख्याएं तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1000 2000 लाख 2 लाख करोड़ अरबों में मामला, मतलब इन्फिनिट कोई हद ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है कोई, कहाँ तक जाना है, अनंत है। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, अब देखो अनंत संख्याएं हैं, अब रोस्टर रूप में सभी संख्याएं लिखी जाती हैं, रोस्टर रूप में सभी संख्याएं लिखी जाती हैं। अब भाई अनंत संख्याओं को कैसे लिख देंगे, क्या हम अनंत संख्याओं को लिख सकते हैं? नहीं। फिर अनंत संख्याओं को कैसे लिख देंगे भाई, उसकी तो कोई परिवार मतलब कि लिमिट ही नहीं है, कितनी संख्याएं हैं वो तो कैसे लिखा जा सकता है, उसको तो खत्म ही होने वाली नहीं है, वो तो लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ, खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ संख्याएं लिखते हैं, 3 संख्याएं 4 5 संख्याएं लिखते हैं, जिससे उसका पैटर्न समझ में आ जाए। जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये प्राकृत संख्याएं लिखी गई हैं। भाई 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 आ रहा है, तो ये क्या संख्या आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। क्लियर है, यहां तक हमें पैटर्न समझ में आ गया। उसके बाद जब पैटर्न आपका बन जाए, पैटर्न एकदम क्लियर हो रहा हो कि किसकी बात चल रही है इसके अंदर, उसके बाद आपको 3 डॉट लगाने हैं, कोमा, और कितने डॉट लगाने हैं आपको यहाँ पे, 3 डॉट, 3 डॉट। जब मामला अनंत वाला फंसे तो वहां पे 3 डॉट लगाने की परंपरा है, और इसको हमें क्या कर देना है, मंझले कोष्टक में बंद कर देना है, और इसको कोई नाम दे देना है। मैंने नाम दे दिया इसको सी।
क्लियर है? जब भी आपके समुच्चय के अंदर अनंत अवयव हो तो उसमें क्या होता है, कुछ 3 या 4 या 5 अवयव लिखते हैं जिससे उसका पैटर्न क्लियर हो जाए। और जब पैटर्न क्लियर हो जाता है उसके बाद हम 3 डॉट लगाते हैं और मंझले कोष्टक में बंद कर देते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? और आशा करता हूं आपको इतनी बात हमारी समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं का समुच्चय। अब विषम संख्या तो आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होती है। 1 के बाद 3, 5, 7, 9। अब देखिए इस प्रकार से 9 के बाद 11, फिर 13, 15, 17, 19, 21, 23, ठीक इस तरह से आ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, जो 2 से पूरा ना कटे उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से पूरा कर जाएं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना? अब इस प्रकार से आप जानते हैं अब ये संख्याएं तो अनंत तक जाएंगी। भाई आपके जो विषम संख्याओं का समुच्चय हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे संख्याएं तो अनंत लिखी जाएंगे क्योंकि खत्म रुकने वाली तो है नहीं है, ये तो इन्फिनिट तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। कितने लिख लो, यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो फिर वही बात आ गई यहाँ पे, हमें यहाँ पे 4 से 5 संख्याएं लिख लेनी है जिससे पैटर्न क्लियर हो जाए कि किस प्रकार के समुच्चय की बात की जा रही है, जिससे उसे देख के समझ में आ जाए कि वो किस प्रकार का समुच्चय है। कहने का मतलब वो किन संख्याओं का समुच्चय है या वो समुच्चय क्या कहना चाह रहा है, किसके बारे में जानकारी दे रहा है, उससे ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ठीक, तो हमने ये कुछ 5 संख्याएं लिखी, उसके बाद हमें क्या करना है, 3 डॉट लगाने हैं। कितने डॉट लगाने हैं? 3 डॉट लगाने हैं, और इसे आपको मंझले कोष्टक में बंद कर देना है। और कोई नाम दे दो, इस बार नाम देते हैं इसको कैपिटल डी। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि जो संख्या 42 है इसे विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाना है। और प्राकृत तो आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना? तो ऐसे प्राकृत संख्याएं लेनी है आपको जो 42 को क्या करें, विभाजित करें, यानी कि पूरा भाग जाए उसमें। विभाजित करने का मतलब यहाँ पे है उसे पूरा भाग जाए। तो 42 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 1 से पूरा कटेगा, 2 से पूरा कटेगा, 3 से, और ये 4 से नहीं कटेगा, 5 नहीं, 6 42 कटेगा, 7 नहीं, 7 6 42 कटेगा, 8 नहीं, 9 10 11 12 13 14 आएगा, 14 3 42, 15 16 17 18 19 20 21 21 दूने 42, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, ये कुछ आ रहा है। ठीक, एक 2 3 6 7 14 21 42 सही है। ठीक है, सभी आ गई हैं। नाम दे दिया हमने इसको ई। तो ये संख्याएं क्या हैं? ये वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं जो 42 को विभाजित कर रही हैं। ठीक है, बस। अब नेक्स्ट है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हमने पहला एग्जाम्पल लिया था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। उसमें स्वर क्या आते हैं आपके ए ई आई ओ यू। और आपने एक बात वहां पे देखी थी, नोटिस करी है, मैंने उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में लिखा था। इसमें लिखा था स्मॉल लेटर में। कहने का मतलब ये हुआ, आपके समुच्चय के जो अवयव होते हैं, यानी कि मंझले कोष्टक के अंदर अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर लिख रहे हैं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, यानी कि छोटे अक्षरों में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय,
ठीक है ना, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के जे से अधिक व्यंजनों का समुच्चय है, इस प्रकार से। तो जो समुच्चय आपके, जिन समुच्चयों के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आएंगे तो उन्हें हमेशा हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। और ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं ना, ये पॉइंट जो बता रहा हूं मैं आपको, ये सब पॉइंट अभी आपको बोर्ड पे लिखवाए जाएंगे। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रोस्टर रूप को लेकर, जिन बातों का हमें विशेष ध्यान देना होगा, वो सब मैं पॉइंट वाइज लिखवाने वाला हूं। जो मैं बात इस समय कर रहा हूं सब आप टेंशन ना लें, ये सारे पॉइंट आपको लिखवाए जाएंगे। गॉट इट? चलिए अब उसके बाद में आता हूं यहां पे, ये क्या है? स्कूल के अक्षरों का समुच्चय है। स्कूल के अक्षरों का समुच्चय। अब हमें समुच्चय बनाना है स्कूल के अक्षरों का। अब स्कूल में अक्षर क्या है भाई? एस है, स्मॉल एस। उसके बाद क्या है? सी है, स्मॉल सी। फिर एच है, स्मॉल एच। फिर क्या है? ओ, स्मॉल ओ। फिर ओ फिर है ओ। फिर एल है एल। और इस तरह से मंझले कोष्ठक में बंद कर देना। ठीक, ये समुच्चय सही लिखा है भाई। अब तक की कहानी दौरान तो हमने सही लिखा है भाई। स्कूल के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आए हैं, स्मॉल लेटर में लिखे हैं भाई, सही है। कोमा लगा लगा के लिखा है, और जितने अक्षर हैं उन सभी को लिखा है, क्योंकि जितने भी इसके अंदर अक्षर हैं उन सभी को लिखा जाएगा। लिख दिया। सही लिखा है क्या? अब तक की पढ़ाई दौरान तो लग रहा है सही लिखा है, लेकिन ये हमने गलत लिखा है। तो सही क्या है वो सुनिए, ध्यान सुने। अगर आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के अक्षरों का समुच्चय की बात हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के समुच्चय की बात हो रही है, या जे से अधिक, के से कम, है ना, कुछ भी अंग्रेजी वर्णमाला में खेल लिया है, तो वो हमेशा आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में ही लिखने हमेशा। लेकिन अगर आपके पास कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा है, आपका अंग्रेजी का कोई शब्द है, जैसे स्कूल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, सीरीज हो गया, इंडिया हो गया, इस तरह के जो अंग्रेजी के शब्द हैं, जब अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करें वो इस तरह से, जब नाम आए इस तरह से स्कूल, कॉलेज, बुक, नोटबुक, मोबाइल, ट्राइपॉड, व्हाइट बोर्ड, इस तरह के जब वर्ड इस्तेमाल करें वो, तो आपको क्या करना है? उन अक्षरों को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ये कंडीशन है। यानी कि आपके जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं, अंग्रेजी के जो वर्ड हैं, उनके अक्षरों को आपको क्या करना है? जब रोस्टर रूप में लिख रहे होंगे हम लोग यहाँ पे, तो आपको क्या करना है? उन्हें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ये बात ध्यान रखी जाए, सही है। लेकिन अंग्रेजी शब्द के अलावा, इंग्लिश के वर्ड्स के अलावा और अक्षरों की बात हो रही है, मतलब स्वरों की बात हो रही है, व्यंजनों की बात हो रही है, उस तरह की बात हो रही है, तो उन्हें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में ही लिखना है। बट अगर अंग्रेजी के कोई वर्ड आ रहे हैं तो उनके अक्षरों को, उनके लेटर्स को आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ओके, तो ये क्या हुआ? मैं इसको काट रहा हूं यहां पे, सब क्लियर रहे बात। मैंने कैंसिल कर दिया इसको, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब सही क्या है वो देखिए। एस लिखा कैपिटल लेटर में, उसके बाद क्या है? सी, सी लिखा। उसके बाद क्या है? एच, एच लिखा। उसके बाद क्या है? डबल ओ आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? डबल ओ। आप ध्यान सुने आप लोग, आपका कोई भी समुच्चय हो, कोई भी हो, चाहे वो इस आपके अंग्रेजी के कोई वर्ड हो, इंग्लिश से कोई वर्ड हो, या कोई और कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का समुच्चय हो, अगर उसमें अवयव समान आ रहे हैं, जैसे मान लो कहीं पे दो बार आ गया, तीन बार आ रहा है, यानी कि अवयव आपके रिपीट कर रहे हैं, तो उन अवयवों को आपको क्या करना है? उन्हें बार बार यहां पे नहीं दिखाना है कि मतलब 2-3 बार आ गया तो 3, आपने 2 को 3 बार लिख दिया। कहीं पे 5 2 बार आ गया तो 5 को 2 बार लिख दिया। ये नहीं करना है।
अगर आपका कोई भी अवयव रिपीट कर रहा है तो आप उसे केवल एक बार लिखेंगे, केवल एक बार। ये नियम है। आप रोस्टर रूप में जब अवयव लिख रहे होंगे तो अवयव चाहे संख्याएं हो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, आपको एक अवयव को एक ही बार लिखना है, दोबारा से उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक, तो इसलिए यहां पे जो ओ है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन मैं इसको 2 बार नहीं लिखूंगा, केवल एक बार लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका ओ, उसके बाद एल, ये लीजिए साहब। ठीक, नाम दे दो कुछ इसको, मैं नाम दे दिया इसको एफ। चलिए, थोड़ा सा अलग लग रहा है। चलिए यहां पे आते हैं, एफ हो गया, एफ के बाद बात कर लेते हैं जी। पी आया, पी आ रहा है 2 बार, लेकिन लेना है एक बार। उसके बाद आर तो एक ही बार है। उसके बाद आई आ रहा है आपका 2 बार। यहां पे आई कितने बार है? 2 बार, लेकिन लिखना आपको एक बार है। उसके बाद एन, पी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, एन। एन के बाद सी, आई आ चुका है, पी आ चुका है, ए, लास्ट में है एल। अब ध्यान सुनिए एक बात यहीं पे, देखिए समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखे जाते हैं इनके क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब आप समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। आप चाहें तो आई को पहले लिखें, ए को पहले लिखें, सी को पहले लिखें, किसी के बाद भी किसी को लिखें, किसी के बाद भी किसी को भी आप लिख सकते हैं। यहां पे क्रम का कोई मैटर नहीं है, क्रम यहां पे अस्तित्व नहीं रखता है। ठीक है, मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो आप लोग यहां पे इन जो यहां पे जो अवयव लिख रहे हैं आप इन्हें किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। यानी कि आपका मन कर रहा है आर पहले लिख लो, उसके बाद मन कर रहा है ए लिखने का तो ए लिखिए, उसके बाद आपका मन है आई का, आई लिखिए, और जी फिर पी लिख दीजिए, या फिर आप लोग इसके बाद एन, एन के बाद मान लीजिए एल लिख दिया, एल के बाद क्या बचा? सी, कुछ और बचा क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सभी आ गए। और यही क्या, फिर बाद में कुछ और पलट लो भाई, आई को पहले लिख लो, उसके बाद एन लिख लो, सी लिख लो, ए लिख लो, इस तरीके से लिख लो। तो क्रम का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे जो हमने लिखे हैं यहाँ पे ये, आप चाहो तो यहाँ पे 6 पहले लिख लो, 6 के बाद 7 लिख लो, 42 लिख लो, 2 लिख लो, उसके बाद 14, उसके बाद 7, कुछ भी आप यहाँ पे समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको इस बात की छूट है। ठीक है, अब छूट क्या नियम है इस तरीके से, आप यहाँ पे उसके क्रम का कोई मैटर नहीं है, आप किसी भी क्रम में समुच्चय के अवयवों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या इन एग्जाम्पल में थोड़ा क्या क्या पॉइंट डिस्कस करें। पहला पॉइंट, समुच्चय के सभी अवयवों को लिखा जाता है, समुच्चय के सभी अवयवों को लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा, अवयवों के बीच में कोमा लगाया जाता है, अवयवों के बीच में कोमा लगाया जाता है। समुच्चय को मंझले कोष्ठक के अंदर बंद किया जाता है। किसी समुच्चय को अगर नाम देना है तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं और वो हमेशा हमें कैपिटल लेटर में लेने हैं। आप किसी समुच्चय को नाम दे, एक्स नाम दे सकते हैं, वाई, जेड, ए, बी, कुछ भी, लेकिन वो अंग्रेजी वर्णमाला के रहेंगे, कैपिटल लेटर ही रहेंगे। उसके बाद हमने क्या पॉइंट डिस्कस करा? हमने ये पॉइंट डिस्कस करा कि अगर आपके अनंत अवयव हैं, अगर अवयव आपके अनंत हैं तो आप वहां पे 4 से 5 अवयव लिखें, उसके बाद 3 डॉट लगा दें, क्योंकि 4 से 5 अवयव लिखने पर भाई देखो ये फिक्स नहीं है कि 4 से 5 ही लिखने, आप 6 लिख लें, 7 लिख लें, आपकी इच्छा है। क्योंकि 4 से 4 या 5 का कोई रूल नहीं है, आप 3 लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें, 6 लिख लें, कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन इतने लिखें जिससे आपको उसका पैटर्न समझ में आ जाए
कि वो समुच्चय में किसकी बात की जा रही है। उसके बाद 3 डॉट लगाने हैं और मंझले कोष्ठक में बंद कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद हमने बात करी, अगर हमें मंझले कोष्ठक के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखने पड़े तो उन्हें हम लोग स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, व्यंजनों का समुच्चय, कुछ भी, ठीक है। अब उसके साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर कोई इंग्लिश का कोई वर्ड है और उस इंग्लिश के वर्ड के अक्षरों को आप लिख रहे हो तो वो आपको हमेशा कैपिटल लेटर में ही दिखाने हैं, बस ये ध्यान रखना है। अगर वर्ड कोई मतलब आपका इंग्लिश का कोई वर्ड है, स्कूल, प्रिंसिपल, कॉलेज, कोई भी वर्ड है, तो उसके जो अक्षर हैं वो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं। उसके बाद हमने अगला पॉइंट डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे जो अवयव हैं, अगर कोई अवयव रिपीट कर रहा है, रिपीट मतलब एक से ज़्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो आप उसे यहाँ पे उतनी बार नहीं लिखेंगे जितनी बार वो आ रहा है, ठीक है। आपको उसे केवल एक ही बार लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट था कि यहाँ पे जो समुच्चय के जो अवयव होते हैं, इनके क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होता है, आप इन्हें किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आशा करता हूं आपको ये बात आपको समझ में आई होगी कि रोस्टर रूप में जो लिखने के जो तरीके हैं, जो बातें हैं, इसमें जो पॉइंट हैं, वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब उन पॉइंट को यहां पर लिख लेते हैं और आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट, हमने जिन पॉइंट्सों की बात करी थी एग्जाम्पलों के दौरान, उन पॉइंट्सों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है और इनको एक बार हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कुछ ज़रूरत है समझाने की वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। अभी बताया था, अगर आपको कोई समुच्चय को दर्शाना है, तो कोई समुच्चय है, जैसे मान लो 2, 3, 4, कोई 3 अवयवों का समुच्चय है कोई ये, तो उसे हम क्या करना है, जब उसको निरूपित करेंगे, उसको नाम देंगे, तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होंगे, कैपिटल लेटर ही होंगे, ठीक है। ए से लेके जेड तक आप कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। पॉइंट जितने भी मैंने यहाँ पे नोट लिखे हैं सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट है, मंझले कोष्ठक के अंदर जो लिखा जाता है, जो हमारा मंझला कोष्ठक है, उस मंझला कोष्ठक के अंदर जो लिखा जाता है उन्हें समुच्चय के अवयव कहते हैं। मतलब मंझले कोष्ठक के अंदर जो भी कुछ लिखा जाएगा, चाहे वो कोई संख्या हो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हो, या किसी का नाम हो, कुछ भी हो, वो सब हमारी क्या हैं, उस समुच्चय के अवयव हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं तो उन्हें स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। अगर अवयव आपके अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर हैं, अक्षर हैं, तो उन्हें हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर अंग्रेजी शब्द के, अगर कोई शब्द अंग्रेजी शब्द है, मतलब अंग्रेजी का कोई शब्द आ रहा है, तो उसके अक्षरों को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे हमने स्कूल में बात करी थी, तो स्कूल में SCH, उसके बाद O, उसके बाद L, ठीक है, ये बात हुई थी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई अंग्रेजी शब्द आ रहा है, तब आपको वहां पे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर इस्तेमाल करने हैं बस। अगर अंग्रेजी शब्द के अलावा जो अक्षर हैं वो किसी और, मतलब इनके अलावा अक्षर किसी और के हैं, अंग्रेजी शब्द के नहीं हैं, ठीक है, तब आपको उसे हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखना है। और अगर अंग्रेजी शब्द के हैं, कोई स्कूल शब्द आ गया, कॉलेज, सीरीज, इंडियन, इंडिया, पाकिस्तान, कोई भी शब्द आ गया, तो उसके अक्षरों को आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। चलिए, नेक्स्ट है, प्रत्येक अवयव के बीच कॉमा लगाया जाता है। जितने भी अवयव आप यहाँ पर लिखने वाले हैं उनके बीच कॉमा लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक से अधिक समान अवयवों को केवल एक बार लिखा जाता है। अगर अवयव आपके एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं,
तो उसे आप लोग क्या करेंगे, केवल एक बार ही लिखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया यहाँ पे, 20 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। भाई 20 है, 20 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 2 से 10 बार जाएगा, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। मतलब इसके जो गुणनखंड हैं, अगर मैं गुणनखंडों की बात करूँ तो गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं इसके, 2 फिर 2 और फिर 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मुझे इसके गुणनखंडों का समुच्चय बनाना होगा तो समुच्चय जब मैं इसको लिखूंगा समुच्चय रूप में, तो यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, तो मैं इसे केवल एक बार ही लिखूंगा। तो इस तरह से मैं इसे बंद कर दूंगा और कोई नाम दे दिया मैंने, x नाम दे दिया इसको, ये नाम दे दिया, दैट्स इट। जैसे आपने यहाँ पे स्कूल में बात करी थी, तो स्कूल के अंदर आपको पता है वो 2 बार आ रहा था, तो उसे हमने केवल एक बार ही लिखा है। तो कोई भी अवयव हो, अगर समान अवयव है और एक से ज्यादा बार आ रहा है तो आप उसे केवल एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद है समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। क्रम का कोई अस्तित्व नहीं है भाई आपके पास अगर कोई अवयव है, वो कोई समुच्चय है, ए नाम कोई समुच्चय है 2, 3, 7, तो आप इसे ऐसे लिखें या फिर 3, 7, 2 लिखें, या फिर मान लीजिए 7, 2, 3 लिखें, या फिर मान लीजिए 2, 7, 3 लिखें, 2, 7, 3। मतलब इसमें आप लोग किसी भी क्रम में लिखें, किसी भी अवयव को पहले लिखें, किसी को भी बाद में लिखें, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्रम का कोई मैटर ही नहीं है, आप लोग किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। क्लियर है? एक पॉइंट और ये है यहाँ पे, समुच्चय के सभी अवयवों को लिखा जाता है। मतलब समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, हमने इसके साथ अपने एग्जाम्पल्स के साथ, अपने इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ, हमने जो समुच्चय को जो लिखने का एक तरीका है, रोस्टर रूप या तालिका रूप या सारणीबद्ध रूप, वो हमने कवर किया है इस क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग समुच्चय निर्माण रूप की बात करेंगे। ठीक है, और वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें दोनों ही रूप अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया होगा। समुच्चय को लिखने की जो तरीका है, ये वाला एक रोस्टर रूप, ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब ये प्रयास मेरा कैसा रहा इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, आपको समझ आया या नहीं आया, क्लास कैसी रही, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में जो बातें बताई गई है वो आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें। आपका ये कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब हमारी एनर्जी होती है और इस एनर्जी को बनाए रखें। ठीक है, जिससे हम लोग आगे इस तरह से आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम इसे अपनी सीरीज को लगातार बनाए रखेंगे और पूरा एनसीईआरटी का मैथ हम अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर? आपको बता दिया है कि जो 11वीं क्लास का मैथ है उसके अंदर जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो इंटर के अंदर 60% काम में आएगा। यहाँ जो हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे यहाँ का 60% काम में आएगा वहाँ पर। यानी कि अगर इंटर में आपका 100% है तो उस 100% में से 60% हम 11वीं क्लास में कवर करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आप सोच समझ सकते हैं इस बात को कि कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बात है। मतलब हमारा 11वीं क्लास का जो मैथ है वो कितना इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी 11वीं क्लास के मैथ को हल्के में ना लें। हल्का तो है लेकिन हल्के में ना लें, अच्छे से तैयारी करें। ऐसे तैयारी करें जैसे आपने हाई स्कूल में तैयारी करी थी बोर्ड समझ के, वैसे ही में आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर को बोर्ड मान के करेंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर कुछ बच्चे कहते हैं फर्स्ट ईयर सर रेस्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर,
लेकिन वो गलत है, क्योंकि आपको बोर्ड 2 साल दे रहा है, फर्स्ट ईयर और इंटर 2 साल दे रहा है। फर्स्ट ईयर का मतलब होता है इंटर का फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का मतलब है इंटर का फर्स्ट ईयर, पहला साल इंटर का, 1 साल ये है, और उसके बाद जब आप 12वीं में जाएंगे तो 1 साल वो है इंटर का। 2 साल दे रहा है आपको बोर्ड, लेकिन आप क्या करते हैं, वो लास्ट वाले साल 12वीं में जाके पढ़ते हैं, और 12वीं में क्या, वो 3-4 महीने पढ़े हो गए पास, बस। तो ऐसा नहीं करना है। आपके बोर्ड के लिए 2 साल होते हैं, इन्हें अच्छे से लगाएं, और बिल्कुल ये 2 साल ऐसे करके चलें कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। बोर्ड फील होना चाहिए कि बोर्ड चल रहा है, तैयारी, बोर्ड की तैयारी हो रही है। क्लियर है? तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके।